हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 14 जो कि है सेंटर स्टेट रिलेशंस को हम करेंगे। कल की वीडियो में हमने इस चैप्टर को अच्छे से फिनिश कर लिया है एंड लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिससे आप सब ने काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट किया है। तो आज की वीडियो में हम उन सब क्वेश्चंस के सोल्यूशंस को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर करना है फ्लोइंग स्टेटमेंट्स को। पहला बोला है कि सरकारी कमीशन ने रिकमेंड किया था दैट द यूनियन गवर्नमेंट में परस्यूड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज फॉर एजुकेशन। तो यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो एजुकेशन से फील्ड में बनानी है तो उस केस में यूनियन गवर्नमेंट को सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है मिलकर बातचीत करके इसको बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये रिकमेंड किया था, तो यस, इसको रिकमेंड किया गया था। सेकेंड देखते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो। तो जैसे कि हम जानते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए बनानी है तो राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है, देन पार्लियामेंट फिर उसको बनाता है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो 3 सिर्फ ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो इसमें करेक्ट पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड। यहाँ पे आपको बेसिकली 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है बेसिकली डिस्क्राइब करती है इंडिया का फेडरलिज्म को। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इज़ आइदर सस्पेंडेड, या तो सस्पेंड हो जाता है, या पावर्स जो होती है यूनियन पार्लियामेंट आर एक्सटेंडेड ओवर द स्टेट सब्जेक्ट, यानी या तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर जो पावर है वो यूनियन पार्लियामेंट के पास आ जाएगी। ठीक है, तो यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आप सोच सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे किस तरीके से आप देखते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर सेंटर स्टेट का वो एक तरह से सस्पेंड हो जाता है, पावर किसके पास आ जाती है, सेंटर के पास, कि वो स्टेट सब्जेक्ट पे जो भी मैटर्स है उन पर लॉ बना सकती है। सेकेंड पॉइंट है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द रेसिडरी पावर इन द यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेसिडरी पावर हमारे पार्लियामेंट को दी गई है एंड द फाइनल डिसीजन एज टू वेदर अ पर्टिकुलर मैटर फॉल्स अंडर द रेसिडरी पावर और नॉट इस कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो यस, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड बोल रहा है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर द ड्यू कंप्लाइंस विद यूनियन लॉज। तो जो भी यूनियन लॉज उनके साथ कंप्लाइंस करने के लिए हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से डायरेक्शंस दे सकती है हमारे स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये भी करेक्ट है। फोर्थ है, इफ़ द लेजिस्लेचर्स ऑफ 2 और मोर स्टेट सो रिजॉल्व, यानी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट अगर रेजोल्यूशन लें एंड वो पार्लियामेंट को बोले कि आप लॉज बनाओ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट रिलेटेड टू दो स्टेट, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा जिन जिन स्टेट ने रेजोल्यूशन पास करवाया अपने लेजिस्लेचर से, पार्लियामेंट जो है उन्हीं स्टेट के लिए लॉ बनाएगी। ठीक है, एंड फर्दर अगर मान लो किसी और स्टेट को पसंद आता है कि भाई पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया उन स्टेट्स के लिए सही है, तो जो दूसरे स्टेट है वो भी अपने लेजिस्लेचर से रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं, उसके बाद वो जो लॉ है जो पार्लियामेंट ने बनाया वो उनके स्टेट में भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं इंडियन फेडरलिज्म को शो करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। यहाँ बोला जा रहा है सेशन में कि सेकंड कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन में जो बनाई गई थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दस द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस वाज बेस्टोड ऑन इट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आप देख सकते हैं 2 कमीशन बनाई थी, एक सरकारी कमीशन थी और एक पंची कमीशन थी, और उन दोनों ही कमीशन की उन्होंने जो भी रिकमेंडेशंस थी उनको फॉलो किया था। नेक्स्ट रीज़न देखते हैं, बोला गया है कि इश्यूज़ लाइक रोल ऑफ गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग विच आर पार्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पुंची कमीशन आप देख सकते हैं उसमें बोला गया था कि जब भी आप बेसिकली अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो उस रिपोर्ट में आपको इन इश्यूज़ के बारे में भी ध्यान रखना है कि गवर्नर का रोल क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग किस तरीके से हमारे यहाँ। ठीक है, तो एज अ टर्म ऑफ रेफरेंस की तरह काम करेंगे, तो ये बेसिकली आपका सही है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो सेकंड कमीशन की अगर ये बात कर रहे थे, आई थिंक ये पुंची कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो येस, पुंची कमीशन को बेसिकली अगर उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पुंची कमीशन को बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया था, बट उसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं की थी। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट तो किया है बट इसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन में, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं दिया है इसको। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी, बट जो रीज़न है वो करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको मैच करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 सोर्सेज की बात करते हैं, लिस्ट 2 टैक्सेस की। ठीक है, पहला आप देख सकते हो बोला गया है कि टैक्स लेवीड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी उस टैक्स के ऊपर लॉ बनाने का जो काम है यूनियन ऑफ इंडिया का, फिर असाइन टू द सेंटर, उसका पैसा जो है किसको मिलेगा, सेंटर को मिलेगा। तो इनमें से कौन सा है,
पे आपका सरचार्ज हो जाएगा। ये सरचार्ज में कितना सरचार्ज लगना है उस पर्टिकुलर चीज़ पे लॉ हमारी यूनियन बना सकती है, और वो जो पैसा होगा सरचार्ज का वो यूनियन सेंटर के पास से जाएगा, ठीक है। बी बोला है कि टैक्स लेवीड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया बट असाइन टू द स्टेट। तो टैक्स को कितना लगाना है वो यूनियन डिसाइड करेगा, बट उसके बाद जब पैसा आ जाएगा तो वो स्टेट को दे दिया जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर 3 कि टैक्स ऑन गुड्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, यानी जो इंटरस्टेट ट्रेड से जो भी टैक्सेस आते हैं तो उसका पैसा जो है स्टेट को मिल जाएगा। सी है कि द टैक्स लेवीड बाय द स्टेट एंड असाइन टू द स्टेट, मतलब लेवी भी स्टेट कर रहा है, साइन भी स्टेट को हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा लैंड रेवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट से डी, टैक्स लेवीड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन ऑफ स्टेट, तो ये आपका हो जाएगा इनकम टैक्स। तो आपका ये इस ऑप्शन में से आप देख सकते हो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी 4, 3, 2, 1। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको एक क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो पाए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 5th क्वेश्चन बेसिकली कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म द पार्ट ऑफ द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ पुंची कमीशन, की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे उनमें से कौन कौन सी चीज़ें टर्म्स ऑफ रेफरेंस का पार्ट थी पुंची कमीशन जो कि बनाया गया था सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में रखा था, येस रखा था। कम्युनल वायलेंस को भी, इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक मार्केट को भी, और सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस का पार्ट थी। तो अगर मान लो आपको कोई भी डाउट है कि किस तरीके से टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहा गया था तो आप पुरानी वीडियोस को एक बार रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो 5th का आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, जहाँ बोला गया है कंसिडर करना है फ्लोइंग स्टेटमेंट को, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की एक्सटेंड टू गिविंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ स्टेट इफ रिक्वेस्ट ऑफ, कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो एक्सटेंड की जाएगी इसके लिए ताकि वो डायरेक्शन दे सके स्टेट को। किस किस केसेस में वो डायरेक्शन दे सकते हैं स्टेट को। पहला बोला गया है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि ऐसी चीज़ें जो नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस होती है वो सब चीज़ें सेंटर के अंदर आती है, बट जब उसको एग्जीक्यूट करना होता है तो ऑब्वियसली स्टेट उसको एग्जीक्यूट करेगी। तो स्टेट जब उसको एग्जीक्यूट करेगी तो सेंटर अपनी एग्जीक्यूटिव पावर से उसको कुछ डायरेक्शंस दे सकते हैं। तो येस फर्स्ट आपका सही है। सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन स्टेट, नो, ये तो पूरा स्टेट के अंडर ही आता है, तो सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड की बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन द स्टेट, येस, क्योंकि रेलवे सेंटर का पार्ट है पर वो स्टेट के अंदर काम करता है तो उसका प्रोटेक्शन जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फोर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कंट्री, तो ऐसा कुछ नहीं था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 and 3 जो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, जहाँ बोला गया है कि इनमें से कौन से टैक्सेस हैं जो लेवी और कलेक्ट किए जाते हैं, रिटेन किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, यानी स्टेट ही उन टैक्सेस कितना टैक्स लगने वाला है वो मतलब बताता है, उसको कलेक्ट भी करता है, उस पैसे को फिर अपने पास रखता भी है। पहले हम बात करते हैं टैक्सेस और मिनरल राइट्स, तो जो भी मिनरल्स राइट्स होते हैं उन पर टैक्सेस लगाने की पावर स्टेट के पास है, येस। नेक्स्ट है टैक्सेस ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू लोकल एरिया में अगर जा रहे हैं तो उस पर टैक्सेस स्टेट लगा सकता है, येस। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम पे, येस, ये भी है। टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी है, ठीक है। तो ये चारों के चारों पे स्टेट जो है लेवी भी कर सकता है, कलेक्ट भी कर सकता है, उसको रिटेन भी कर सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, जहाँ बोला गया है कि पार्लियामेंट ऑफ और स्टेट लेजिस्लेचर शुड कीप विद इन देयर डोमेन असाइन टू इट एंड वन शुड नॉट रिपास इनटू डोमेन रिजर्व फॉर द अदर, यानी जिन जिन डोमेन में उन्हें काम करने को बोला गया है वो उसी एरिया में काम करे, किसी भी एक दूसरे के उस कामों में या फिर उन दोनों की जो डोमेन है उसमें आपको इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है। यानी अगर स्टेट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट्स है उसमें स्टेट लॉ बनाए, सेंट्रल लिस्ट में सब्जेक्ट है उसमें सेंट्रल लॉ बनाए, और दोनों ही अपने डोमेन में अच्छे से काम करें, एक दूसरे की डोमेन में वो इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। तो ये आप स्टेटमेंट देख सकते करेक्ट है। रीज़न देखते हैं, लेजिस्लेशन विल बी इनवैलिड हो जाएगी इफ इट इंक्रोचेस ऑन मैटर विच हैज़ बीन असाइन टू अनदर लेजिस्लेचर, ठीक है। यानी एक मान लो यूनियन लिस्ट में जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें यूनियन लॉ बना सकता है, स्टेट ने अगर लॉ बनाया तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर लॉ को जो स्टेट के द्वारा बनाया गया उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा। सिमिलरली जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें स्टेट ही लॉ बनाएगा, अगर कोई यूनियन लॉ बनाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा। बट आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर मान लो उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना रहा है जो नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर जो ट्रीटीज़ वगैरह को इंप्लीमेंट करने, तो मतलब वो सारी चीज़ों को आप साइड में रखो। उसके अलावा अगर कुछ ऐसे मैटर्स है जिस पे स्टेट का ही हक है लॉ बनाने का, फिर भी उसमें सेंट्रल लॉ बना रहा है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर लॉ को इनवैलिड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, जहाँ बोला गया कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करनी है कि द रूल ऑफ रिपग्नेंसी हैज़ एप्लीकेबल इन केस वेयर, इस केस में ये बेसिकली रूल रिपग्नेंसी जो है एप्लीकेबल होगा। पहला बात की जा रही है बोथ यूनियन एंड द स्टेट ऑक्यूपाई टू डिफरेंट फील्ड इन डिफरेंट लिस्ट, कि दोनों के पास 2 डिफरेंट फील्ड होगा और 2 डिफरेंट लिस्ट होगा, तो ऐसा तो कुछ था नहीं। बी हम देखते हैं कि बोथ यूनियन एंड द स्टेट लॉज एनेक्टेड अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकता है, सी करेक्ट है। सी और डी भी एक बार चेक कर लेते हैं। द यूनियन लॉ इज एनेक्टेड अंडर द लिस्ट 3 एंड स्टेट लॉ इज एनेक्टेड अंडर लिस्ट 2, तो ऐसा नहीं है। यूनियन का आप देख सकते हो लिस्ट 1 में आता है, स्टेट का लिस्ट 2 आता है।
डी हम बात कर रहे हैं यूनियन एंड स्टेट लॉज एनेक्टेड अंडर द स्टेट लिस्ट, तो ये भी गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, जहाँ बोला गया है कि द आइडिया ऑफ यूनियन गिविंग डायरेक्शन टू द स्टेट वाज अडॉप्टेड बाय द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। तो ये जो आइडिया है कहाँ से अडॉप्ट किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो वहाँ पे भी जिस तरीके से बताया गया था किस तरीके से अगर यूनियन होंगे, प्रोविंसेस होंगे, तो उस केस में जो ब्रिटिश के जो प्रोविंसेस होंगे उस केस में वो किस तरीके से डायरेक्शंस देंगे उन्हें, तो वो सारी बातें हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से उठाया है। नेक्स्ट है वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन विच फ्लोइंग केसेस हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, तो कौन सी वर्डिक्ट जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में डील करते हैं? तो एसआर बोमई केस, तो यस ये करता है। केशवानंद भारती केस तो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर से था। मेनका केस, इंदिरास्वामी केस, तो ये भी सब जो है सेंटर स्टेट रिलेशन से डील नहीं करती, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। तो एसआर बोमई केस में हमने डिस्कस किया था कल कि उन्होंने बेसिकली बताया था कि किस तरीके से जो है प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कब जो है प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकते हैं, यानी उनकी जो पावर है प्रेसिडेंशियल रूल लगाने की वो एब्सोल्यूट नहीं है। उन्हें बेसिकली दोनों हाउसेस से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर मान लो एक हाउस से अप्रूवल मिल जाता है, दूसरी हाउस उस समय सेशन में नहीं है, तो कुछ ही टाइम तक ही उस अप्रूवल को बेसिकली कह सकते हैं लगाया जाएगा। ठीक है, प्रोक्लेमेशन किया जाएगा। तो ये सारी बातें हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो आप कह सकते हो कि एसआर बोमई केस जो डायरेक्टली जो है बियर करता है सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको करेक्टली मैच कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करना है। पहला है ड्यूटी लेविड बाय द यूनियन, ठीक है, बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से इतना ये हो जाएगा और ये अलग है। ठीक है, तो इसमें हम देखोगे कि ये जो बोला गया है कि सक्सेशन ड्यूटी, स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर, तो इस पर टैक्स लगाने का जो मेन पावर है वो स्टेट के पास है। यानी स्टेट जो है इस टैक्स को किस तरीके से लेवी करना है, कैसे कलेक्ट करना है, और इसका सारा का सारा पैसा जो है स्टेट के पास जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये एक फर्स्ट पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट में बोल रहा है कि ड्यूटी कौन लेवी करेगा, यूनियन लेवी करेगा। नहीं, इस पर कितना टैक्स लगाना है वो कौन डिसाइड करेगा, यूनियन, जबकि कलेक्ट और अप्रोप्रिएट कौन करेगा, स्टेट। तो ये इसलिए गलत हो जाता है बिकॉज यहाँ पे यूनियन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ स्टेट का ही है। स्टेट ही डिसाइड करेगा किस तरीके टैक्स लगाना है, कैसे कलेक्ट करना है, कैसे इसको रिटेन करना है। तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि टैक्स लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन। ठीक है, कि टैक्स को लेवी भी यूनियन कर रहा है, कलेक्ट भी यूनियन कर रहा है, बट वो पैसा किसके पास जा रहा है, स्टेट के पास। किस चीज़ रिलेटेड, स्टैम्प ड्यूटी, ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज और ऑन असाइन टू द मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो स्टैम्प ड्यूटीज़ होती हैं उस केस में टैक्स को लेवी करने की पावर तो सेंटर के पास है, बट उसको कलेक्ट कैसे करना है, अप्रोप्रिएट करना है, वो सब स्टेट के अंदर आता है। तो हम कह सकते हैं जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो भी गलत है। तो फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में आप बोला जा रहा है कि जो लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, यानी उस पर्टिकुलर लॉ की जो वैलिडिटी होती है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के बाहर भी उसको अप्लाई किया जा सकता है। जैसे अगर मान लो कोई पर्सन कोई क्राइम करके बाहर चले गया तो उसके एसेट को सीज करवाना, उसको वापस इंडिया में लेके आना, तो ये सब जो लॉज है उसके थ्रू पार्लियामेंट कर सकता है और उस पार्लियामेंट के जो लॉज है उसको वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो आपका इस चारों में से कौन सा पॉइंट इसके लिए करेक्ट है ये बताना है। तो फर्स्ट इज़ नॉट टू बी डीम्ड इनवैलिड, यानी इसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा जो भी लॉज पार्लियामेंट ने बनाया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इसके अलावा बाकी स्टेटमेंट में देख लेते हैं। बोला गया है बी डीम्ड इनवैलिड, यानी इसको इनवैलिड माना जाएगा, तो नो, ये गलत है। बी डीम्ड अल्ट्रा वायरस, ये भी गलत है। बी डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी जो भी लॉ बनाया जा रहा है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो सही नहीं है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि वो जो अगर लॉ बना रहे हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन भी उस लॉ का किया जाएगा और वो वैलिड माना जाएगा, इनवैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कि व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट गिविंग स्पेशल स्टेटस टू अ स्टेट, यानी किसी भी स्टेट को जब स्पेशल स्टेटस दिया जाता है तो यूनियन गवर्नमेंट की उस समय क्या ड्यूटी रहती है। पहला बोला गया कि सब्सिक्वेंटली लार्ज परसेंटेज ऑफ द सेंट्रल असिस्टेंस विल बी ग्रांट इन एड, यानी सेंट्रल जो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसमें एज अ ग्रांट इन एड के फॉर्म में वो दिया जाता है स्टेट को। यानी अगर मान लो कोई भी स्टेट एज ए स्पेशल स्टेट की तरह काम कर रहा है तो उस समय लार्ज परसेंटेज, यानी कि मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी जो है प्रोवाइड की जाती है एज अ ग्रांट इन एड के फॉर्म में उस पर्टिकुलर स्टेट को। बिकॉज कोई भी स्टेट को स्पेशल स्टेटस इसलिए मिला जाता है, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टेट में है, या तो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है, या फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्राइब्स रहती हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में इतना ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि वो पर्टिकुलर स्टेट खुद से जो है फाइनेंस मतलब कलेक्ट कर पाए, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एज असिस्टेंस के तौर पे जो ग्रांट इन एड प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। बाकी स्टेटमेंट भी एक बार चेक कर लेते हैं।
बी में बोल रहे हैं करंट अकाउंट बजट डेफिसिट विल बी ब्रिज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सी है द एक्सटेंट ऑफ लोन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल असिस्टेंस विल बी हाई, ये भी गलत है। द यूनियन गवर्नमेंट मीट्स इंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ अ स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पेशल स्टेटस, सो इस तरीके से नहीं कह सकते कि पूरा इंटायर एक्सपेंडिचर जो है इस पर्टिकुलर स्टेट का सेंटर उठाएगा, नहीं, बट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेंटर असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ये बेसिकली कहा गया है, ठीक है। तो आपका 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, जहाँ बोला गया है कि पार्लियामेंट शेल while a proclamation of emergency is in operation have the power to make laws for the whole or any part of a territory of India with respect to any of the matters enumerated in the state list, ठीक है। यानी किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी पार्ट ऑफ टेरिटरी में अगर मान लो इमरजेंसी लगी है तो उस केस में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स लिखे हुए हैं उस पर वो लॉ बना सकती है, तो ये भी आपका करेक्ट है, आपको करेक्टली फाइंड आउट करना है। सेकंड देखते हैं, पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट एन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट और द स्टेट लिस्ट, ठीक है। यानी कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, यानी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट इस पर लॉ बना सकता है वो मैटर्स जो कि नहीं लिखी गई हैं कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट पे। तो जो कॉन्करेंट में नहीं लिखी गई हैं, स्टेट में नहीं लिखी गई हैं, तो कहाँ लिखी होनी चाहिए, यूनियन लिस्ट में लिखी होनी चाहिए। और यूनियन लिस्ट पे जो लॉज बनाने का जो पावर है वो पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव पावर है, यानी सिर्फ पार्लियामेंट ही जो है इस पर लॉ बना सकता है और किसी पे नहीं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। थर्ड बोल रहा है कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी एग्रीमेंट और कन्वेंशन विद एनी अदर कंट्री, ठीक है। तो यस, ये भी करेक्ट है कि जो भी ट्रीटी एग्रीमेंट या कन्वेंशन इंडिया ने साइन की है, अगर वो मैटर अगर मान लो किसी भी स्टेट लिस्ट में है तो उस पर्टिकुलर लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर लॉ बना के उससे पूरे इंडिया में या फिर किसी पार्ट ऑफ द टेरिटरी में उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना के, ठीक है। फोर्थ बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय 2/3 मेजॉरिटी, यानी अगर कोई मैटर स्टेट लिस्ट में है मेंशन है एंड वो मैटर नेशन के इंटरेस्ट में है, उस पर लॉ बनाना जो पार्लियामेंट के लिए ज़रूरी है, तो उस केस से पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है, बट उसके लिए काउंसिल्स जो है यानी जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा 2/3 मेजॉरिटी से, तब जाके कर सकती है। तो आप फोर्थ भी बेसिकली आपका करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। पहला बोला जा रहा है कि विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नर ऑफ अ स्टेट में इंटरेस्ट ऑन द यूनियन गवर्नमेंट और टू इट्स ऑफिसर फंक्शंस रिलेटेड टू अ स्टेट सब्जेक्ट टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ दैट स्टेट एक्सटेंड, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। यानी कि अगर मान लो जो स्टेट की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है उस पावर को अगर सेंटर को देना है तो गवर्नर ऑफ स्टेट को पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी, उनसे कंसेंट लेना पड़ेगा, तब जाके जो है स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नर सेंटर को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका सही है। सेकंड में बोला जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कैन नॉट एंट्रस्ट टू एनी स्टेट गवर्नमेंट और इट्स ऑफिसर फंक्शंस इन रिलेशन टू एनी मैटर टू गिव द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड, यानी कि जिस तरीके से हमने देखा था म्यूचुअल डेलीगेशन होता है एग्जीक्यूटिव पावर का, तो इस केस में सेंटर चाहे तो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट को दे सकता है और स्टेट चाहे तो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर को दे सकता है। तो स्टेट किस तरीके सेंटर को देगा, गवर्नर एक बार उनसे कंसेंट लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। सिमिलरली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा नहीं कर सकते कि स्टेट गवर्नमेंट के या इसके ऑफिसर की जो भी फंक्शंस है वो सेंटर को दे, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं कि जो स्टेट की जो मतलब सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट को दे सकते हैं, ठीक है। थर्ड यहाँ पे बोला गया देयर इज़ अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू क्रिएट नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, तो इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ डी, दैट इज़ ओनली 1 करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, कंसिडर करना है फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन स्टेट रिलेशन यानी सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। पहला बोला है कि इन केस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ मैटर बिटवीन 3 काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन प्रीडोमिनेंस हैज़ बीन गिवन टू द यूनियन लेजिस्लेशन, येस, कि अगर मान लो कोई भी ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, कोई भी मैटर, तो उस केस में जो यूनियन के द्वारा जो बनाया जाएगा लॉ उसको ही वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। सेकंड बोला गया है इन द कॉन्करेंट स्फेयर में इन केस ऑफ रिपेंडेंसी होती है बिटवीन अ यूनियन एंड स्टेट लॉ रिलेटेड टू द सेम सब्जेक्ट एंड द फॉर्मर प्रिवेल्स, यानी जो यूनियन है वो प्रिवेल करेगा इवन इफ द स्टेट लॉ वाज रिजर्व फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हैज़ रिसीव्ड सच एसेंट। तो ये हमने देखा था कि जो कॉन्करेंट लिस्ट में देखो जो मैटर्स है वो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर बना सकते हैं, बट अगर मान लो सेंटर ने बनाया और स्टेट ने बनाया बट स्टेट ने अभी तक उसको रिजर्व नहीं किया है प्रेसिडेंट के लिए, ना ही एसेंट मिला, तो उस केस में सेंटर ने जो लॉ बनाया कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर उस मैटर्स के ऊपर, तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा, नहीं उसको मान्यता मिलेगी। बट अगर स्टेट ने लॉ बनाया और लॉ बनाने के बाद उसे रिजर्व कर दिया गया कि मतलब उसने अपने असेंबली में पास किया होगा, देन पर्टिकुलरली गवर्नर ने उस लॉ को प्रेसिडेंट को रिजर्व कर लिया, प्रेसिडेंट ने बाद में उस पर एसेंट भी दे दी, तो एसेंट देने के बाद जो है उस पर्टिकुलर लॉ को सेंटर के लॉ से
ज़्यादा मान्यता मिलेगी, उस समय स्टेट का जो लॉ है उसको प्रिवेल किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो गलत लिखी है, तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। थर्ड बोला गया था वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअल पावर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज द प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा नॉट दैट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। येस, क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में बोला गया था कि जो भी रेजिडुअल पावर है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास जाएगी, ठीक है। उस समय जो रेजिडुअल पावर है ना ही फेडरल को दी जाने की बात की जा रही थी वहाँ पे, ना ही प्रोविंसेस को, ठीक है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को मतलब हम उसको यूज़ नहीं करते, हमने वो प्रोविज़न यहाँ से नहीं लिया, हमने कहाँ से उठाया? कनाडा से उठाया, बिकॉज कनाडा में भी स्ट्रॉन्ग सेंटर है और कनाडा में भी जो रेजिडुअल पावर है उनके सेंटर की जो गवर्नमेंट है उनको मिली हुई है, ठीक है। तो यानी आपका थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे हमने MCQs को अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं मेंस के क्वेश्चन की तरफ और एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन करना है कि वेदर द आर्टिकल 246 इन दी कॉर्नरस्टोन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेटिव लेजिस्लेटिव रिलेशंस को, कि किस तरीके से जो आर्टिकल 246 है उसमें सेंट्रल स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में किस तरीके से बताया गया है। एंड देन डिस्कस करना है कि वेदर द कॉन्करेंट लिस्ट क्रिएटेड कन्फ्यूजन क्रिएट करते विद रिस्पेक्ट टू एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ऑब्वियसली कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, किसी न किस तरीके से सेंटर स्टेट, भले बोला तो जाता है कि सेंटर स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, बट फिर भी कन्फ्यूजन जो है उसमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिन करनी थी और उससे लिखना था, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताओगे कि जो आपका आर्टिकल है 246 उसमें बेसिकली लिखा गया है कि किस तरीके से 7 शेड्यूल में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बता रखा है कि किस तरीके से उन्होंने डिमार्केट कर रखे पावर्स यूनियंस और स्टेट की के थ्रू द 3 लिस्ट, यानी 3 लिस्ट के थ्रू उन्होंने यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स है उसको डिमार्केट कर रखा है। जैसे ही पहला आपको सेंट्रल लिस्ट देखने को मिलेगा, जैसे यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, देन आपका स्टेट लिस्ट है, एंड देन कॉन्करेंट लिस्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट की। तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें जो बेसिकली पावर है पार्लियामेंट को मिली गई है, कह सकते हैं एक्सक्लूसिव पावर है पार्लियामेंट के पास कि सिर्फ वही जो है उस पर लॉज बना सकता है जो भी मैटर्स यूनियन लिस्ट के अंदर लिखे हुए हैं। मेजर जो मैटर्स लिखे हुए हैं लाइक डिफेंस हो गया, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, तो ये सारी चीज़ें जो यूनियन लिस्ट के अंदर आती हैं। देन हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। तो स्टेट लिस्ट में जो है नॉर्मल अगर सर्कमस्टांसेस हुए तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर आ जाती है कि उस पर लॉज बना सकते हैं। बट अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस रहेगा, जैसे आपका इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उस समय जो कह सकते हैं पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो उन स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स लिखे उस पर लॉ बना सकती हैं। तो स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि हेल्थ हो गया, ठीक है, सैनिटेशन है, पब्लिक सेफ्टी है, हॉस्पिटल है, और पब्लिक ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, पुलिस है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो है लॉज बना सकती हैं। देन हम बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बोथ सेंटर एंड द स्टेट जो है दोनों के दोनों मिलके जो यहाँ पे लॉज बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना, फैमिली प्लानिंग हो गई, और कोई भी प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हो गया, एनिमल्स हो गया, तो इन सब के ऊपर जो सेंट्रल स्टेट दोनों लॉ बना सकती हैं, ठीक है। तो जो हमारा आर्टिकल 246 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है कैपेबिलिटीज़ ऑफ बोथ सेंटर एंड द स्टेट विच बोथ हैव अ गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर, ठीक है, यानी दोनों के दोनों का जो रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए, एंड कोऑर्डिनेटेड अगर वे में अगर दोनों के दोनों काम करेंगे तो उस तरीके से फिर दोनों कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी मैटर्स है उस पर अच्छे से लॉ बना पाएंगे, उसको फिर अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। बट हम देखेंगे कि जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, उसमें इतने इशूज़ दिखने को नहीं मिलते जितने कॉन्करेंट लिस्ट में देखने को मिलते हैं। क्यों? बिकॉज जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिलती है। सबसे पहले कन्फ्यूजन हम कह सकते हैं कि लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ स्टेट, यानी स्टेट को जो कैपेसिटी दी गई है बहुत कम दी गई है, कि जो स्टेट है, स्टेट डू नॉट हैव इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है उनके पास कि वो अच्छे से उस पर्टिकुलर मैटर्स के ऊपर लॉ बना सके, उसे एग्जीक्यूट कर सके। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि स्टेट को जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए जो है कह सकते हैं फाइनेंसिस के लिए अपने सेंटर पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें जो भी पर्टिकुलर लॉ है, अगर उसमें बोला जा रहा है कि आपको किस तरीके से मान लो यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है, तो भाई उसके लिए यूनिफॉर्मिटी तो भाई सेंटर के द्वारा ही ला सकती है कि अगर सेंटर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मैटर पे लॉ बना रहा है तो भाई उससे ही यूनिफॉर्मिटी आ सकती है। बट अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बेसिकली इस तरीके से होना चाहिए कि जब स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव किया जाता है, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम ये बेसिकली बताती है कि हमें किस तरीके से बैलेंस करना है फ्लेक्सिबिलिटी यूनिफॉर्मिटी। अगर यूनिफॉर्मिटी चाहिए तो भाई सेंटर को पावर दी जानी चाहिए कि सेंटर उस पर लॉ बनाए, अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो स्टेट को दी जानी चाहिए। तो इस तरह की कन्फ्यूजन हमें देखने को मिलती है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी पर ज़्यादा जोर दें या यूनिफॉर्मिटी के पर ज़्यादा जोर दें।
देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 1967 के बाद जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जब सेंट्रल स्टेट के बीच में डिफरेंट पार्टीज़ आ गई थी तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गया था सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में, बिकॉज उस टाइम से स्टेट जो थे उन डिमांड कर रहे थे कि हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, हमें ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, और जो रेजिडरी पावर्स जो मिली हैं सेंटर को कहीं ना कहीं वो स्टेट को मिलनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा डिफरेंट कमीशंस बनाई गई थी, ARC कमीशन आई, राजमन्नार कमेटी आई थी। तो सभी कमीशंस और कमेटी का मेन चीज़ अगर देखें ब्रॉड पर्सपेक्टिव में, तो सभी का मानना था कि जो सेंटर को जो पावर दे रखी है वो उस पावर को कहीं ना कहीं कम किया जाना चाहिए और स्टेट को पावर देनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन की, तो आप यहाँ पे इसकी रिकमेंडेशन को लिख सकते हो कि उन्होंने कहा था कि जो पावर है टैक्सेशन की, ठीक है, टैक्सेशन की जो पावर है जो कॉन्फ्रेंट लिस्ट में लिखी हुई है उस पर बेसिकली पार्लियामेंट को देना चाहिए कि पार्लियामेंट उस पर लॉ बनाए। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड अगर कॉन्फ्रेंट लिस्ट में लिखे हुए हैं तो उस केस में पार्लियामेंट के पास पावर होना चाहिए वो लॉ बनाए। बाकी की जो रेजिडरी पावर है वो स्टेट को दी जानी चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉन्फ्रेंट लिस्ट में जो मैटर्स है उस पर स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाए। ठीक है, तो ये उनकी रिकमेंडेशन थी। इसके अलावा बात करते हैं, बोला गया था कि सेंटर जो है वो कंसल्ट करेगा स्टेट को जब भी वो कोई भी ऐसा लॉ बना रहा है कॉन्फ्रेंट लिस्ट में जो भी मैटर्स है उसके ऊपर। ठीक है, देन बोला गया था कि जो यूनियन है वो शुड ऑक्यूपाई करेगा, यानी अगर मान लो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टेट का कोई इंटरेस्ट है तो उस केस में यूनियन जो है उस पर इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट जो कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन किया गया है एंड वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं स्टेट के इंटरेस्ट में आ रहा है तो यूनियन को इस बात की ड्यूटी है यूनियन की कि वो इसमें इंटरफेयर ना करे, स्टेट को बेसिकली इस पर लॉ बनाने दे। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन जो है इस मैटर के ऊपर सरकारी कमीशन ने दी थी। इसके अलावा हम पूंजी कमीशन की बात करते हैं। तो पूंजी कमीशन का मानना था कि वो मैटर्स जो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी उनके लिए ज़रूरी है, वो नेशनल इंटरेस्ट में है, उन्हीं पर्टिकुलर मैटर्स के ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती हैं। उसके अलावा अगर ऐसे मैटर्स जो बेसिकली स्टेट के इंटरेस्ट में आते हैं तो उनको रिजर्व कर देना चाहिए स्टेट के लिए ताकि स्टेट गवर्नमेंट इस पर लॉ बनाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इन इंपॉर्टेंट कमीशंस ने भी इस तरीके से रिकमेंड किया था सो दैट कॉन्करेंट लिस्ट में जो कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं सो दैट जो मतलब जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी कन्फ्यूजन है वो कम से कम हो और सेंट्रल स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे से हो सकें। तो उसके लिए आप सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हो जो हर एक कमीशन ने हम कह सकते हैं कि मेंशन किया गया था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की बात की गई थी और इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में हम देख सकते हैं राजमन्नार कमेटी है, सरकारी कमीशन है, इन सब ने काफ़ी रिकमेंड किया था कि भाई इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए। और वो इंटर स्टेट काउंसिल बेसिकली क्या काम करेगी, जो भी मतलब जो भी कन्फ्लिक्ट हैं डिफरेंट स्टेट्स के बीच में या सेंट्रल स्टेट के बीच में उसको सॉल्व करने का काम करेगी। और लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था कि किस तरीके से जब इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया जाएगा तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर डील करे जो कहीं ना कहीं कॉमन इंटरेस्ट रखता हो बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। बिकॉज अगर कॉमन इंटरेस्ट पे अगर दोनों काम करेंगे सेंट्रल स्टेट तो दोनों के बीच में अच्छे से कॉपरेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, और जब कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन होगा तो पर्टिकुलर लॉ जो आएगा उसकी इंप्लीमेंटेशन भी इफेक्टिवली हो पाएगी और हमारा जो फेडरलिज्म है वो भी सक्सेसफुली फंक्शन कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हो कि जो है ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए स्टेट को सो दैट सेंटर जो है वो काफ़ी इनफ बजट जो है सपोर्ट करे स्टेट को एंड अवॉइड करना पड़ेगा बजटरी जो बर्डन है ओवर दी स्टेट, यानी कि स्टेट को जब भी लगेगा कि उन्हें फाइनेंस की ज़रूरत है तो उस केस में सेंटर जो है जो भी ग्रांट इन एड प्रोवाइड करता है तो उस समय उनको प्रोवाइड करे सो दैट स्टेट अच्छे से अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, एंड आप लिख सकते हो कि किस तरीके से एक स्पिरिट जो होती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की उसको स्ट्रेंथन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ये जो हमारी पूंजी कमीशन थी उन्होंने भी यही कहा था कि जितने भी प्रॉब्लम्स है अगर उसको सॉल्व करना है तो उसका बेस्ट वे यही हो सकता है कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। बिकॉज यही एकमात्र सोल्यूशन है जहाँ पे सेंट्रल स्टेट मिलकर जो आपस में कोऑपरेट जब भी करेंगे तो जो भी सहमति से जो भी लॉ बनाया जाएगा तो अच्छे से इंप्लीमेंट भी किया जाएगा और उनके बीच में हार्मनी भी बनी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर्स में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आपका यूपीएससी मेंस 2020 में भी आया है एंड इसमें बेसिकली बात की जा रही है हाउ फार डू यू थिंक द कॉपरेशन कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंटेशन हैव शेप्ड द नेशन नेचर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। यानी इंडिया का जो फेडरेशन है जहाँ पे सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं तो उस केस में कॉपरेशन कॉम्पिटिशन कन्फ्रंटेशन किस तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं, उसको शेप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रिसेंट एग्जांपल आपको बताने से रिलेटेड जो बेसिकली शो करे कि इन सब कॉम्पिटिशन कॉपरेशन कन्फ्रंटेशन से हमारा जो फेडरेशन इंडिया का किस तरीके से डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले आप इसमें स्टार्ट करोगे कि इंडिया का जो फेडरल
करेक्टर है, ठीक है, कि जो फेडरल गवर्नमेंट है हमारे सिस्टम में वो एक तरह से प्रोवाइड करता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन दी सेंटर एंड दी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एंड इस तरीके से जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसको हम देखें तो एक एग्जांपल माना जाता है परफेक्ट फेडरेशन का, जहाँ पे इक्वल डिवीजन ऑफ पावर्स की गई है बिटवीन सेंटर एंड दी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बट हम इंडियन फेडरलिज्म की बात करें तो वो एक तरह का यूनिक मॉडल माना जाता है एंड इट इज़ सिमिलर इन मैनी रिस्पेक्ट में हम देखें काफ़ी सिमिलर माना जाता है, जैसे कैनेडियन की फेडरल स्ट्रक्चर्स, यानी कनाडा से जो हमने कह सकते हैं उनका जो फेडरल मॉडल है कहीं ना कहीं उनसे ही हमने इंस्पायर लिया है, उसी की तरह सिमिलर चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में है। देन आप लिख सकते हो कि जो हमारा आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि इंडिया जो है दैट इज़ भारत इट शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट की तरह हमने मेंशन किया है। और बी आर अम्बेडकर जी ने बेसिकली आपने देखा था किस तरीके से उन्होंने जस्टिफाई किया था कि हमने एज अ यूनियन ऑफ स्टेट को मेंशन किया देन कि हम फेडरेशन वर्ड यूज़ करें, बिकॉज इंडिया का जो फेडरेशन है इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, वो किसी एग्रीमेंट के थ्रू नहीं आया है और यहाँ पे किसी भी स्टेट के पास कोई राइट नहीं है कि उसे सीड कर सके इंडिया से, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इंडिया का फेडरल है स्ट्रक्चर में विद स्ट्राइकिंग यूनिटरी फीचर्स, ठीक है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल आपको दिखेगा बट कुछ यूनिटरी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन आप लिख सकते हो कि किस तरीके से हमारे इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जो इंडिया का फेडरेशन है उसमें आपको कुछ कोऑपरेटिव, कुछ कॉम्पिटिटिव, कुछ कन्फ्रंटेशनल टेंडेंसीज देखने को मिली, जिसने हमारे इंडिया की जो फेडरेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा ऑल्टर कर दिया। तो किस तरीके से क्या वो मेके करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक तरह का हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप मेंटेन करता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड इस तरीके से जो स्टेट है वो कोऑपरेट करता है सेंटर के साथ टू अचीव द गोल्स ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट्स एंड द नेशन, ठीक है। अगर मान लो दोनों की जो गोल्स हैं कि किस तरीके से नेशन को डेवलप करना है, कैसे हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, उस केस में सेंटर और स्टेट दोनों आपस में कॉपरेट करके काम करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड इस तरीके से जो हमारा कॉन्सेप्ट था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, उसने स्टेट एंड जो नेशनल गवर्नमेंट है उनको पार्टनर्स के थ्रू बना दिया इन एक्सरसाइजिंग द गवर्नमेंटल अथॉरिटी, ठीक है। और इंडिया का जो गवर्नमेंट्स का जो इफेक्ट था एफर्ट्स देखने को मिलेगा टुवर्ड्स बिल्डिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विद द स्टेट कैन बी विटनेस्ड इन द रिसेंट स्टेप्स में आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में आपको कॉपरेशन देखने को मिला। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जीएसटी का, ठीक है। तो जीएसटी जब लाया गया था तो माना जाता है इट इज़ द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म है एंड इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट, ठीक है। एंड द जीएसटी जो है बेसिकली जीएसटी काउंसिल को जब लाया गया तो जीएसटी काउंसिल में आप देखोगे सेंटर की रिप्रेजेंटेशन होती है, स्टेट की रिप्रेजेंटेशन होती है एंड आप देखोगे कि यहाँ पे दोनों मिलकर जो है काम करती हैं और डिसाइड करती है किस तरीके से जीएसटी का जो पैसा है डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंटर और स्टेट के बीच में। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा कॉपरेशन था, ठीक है, जहाँ पे सेंटर और स्टेट ने मिलकर काम किया है एंड इस तरीके से बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म लेके आई हमारी कंट्री में, ठीक है। साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं कि इसको एक जैसे वन कंट्री वन टैक्स सिस्टम था कि एक कंट्री में सिर्फ एक ही टैक्स सिस्टम को लाया गया। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी और भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में वो भी इस तरह का सिस्टम यूज़ करती थी बट हमारे ऐसा सिस्टम नहीं था, इसलिए ज़रूरत थी कि इस तरीके का सिस्टम लाया जाए सो दैट जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो कम से कम हो, बिकॉज एक पर्सन को आप देखते हो कितने सारे टैक्स देने पड़ते हैं जिसके कारण वो कई बार टैक्स को इवेट कर देता है। तो इससे इंपॉर्टेंट है कि एक टैक्स सिस्टम हो सो दैट उनको भी ईजी हो जाए कि वो टैक्स पे करने में और साथ साथ जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी ईजी हो जाए उनको कलेक्ट करना और ज़्यादा अमाउंट में जो है टैक्स कलेक्ट कर पाए गवर्नमेंट एंड उस हिसाब से फिर वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को चला सकती हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल था जीएसटी का। नेक्स्ट एग्जांपल लिख सकते हो कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उसने 2016 और 17 में जो यूनियन बजट आया था उस यूनियन बजट में आपको देखने को मिलेगा एक सेंटर स्टेट इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को साइन किया गया था बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और इस एग्रीमेंट में बेसिकली बोला गया था कि किस तरीके से जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आती है उसको अट्रैक्ट कर सकता है एंड वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी स्टेट्स में आएंगी तो स्टेट को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट मिलेगा, पैसा मिलेगा गवर्नमेंट को तो अच्छे से जो डेवलपमेंट है वो कर सकती हैं, ठीक है। तो इससे स्टेट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था जब उन्होंने सेंटर के साथ कॉपरेट करके इस एग्रीमेंट को साइन किया था। इसके अलावा आप एग्जांपल लिख सकते हो कि जो 14th फाइनेंस कमीशन है उसने इंक्रीज़ कर दिया था स्टेट का जो शेयर है इन द नेट प्रोसीड ऑफ यूनियन टैक्स रेवेन्यू, यानी जो नेट प्रोसीड है। तो आपको नेट प्रोसीड का मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है इनकम टैक्स का पैसा उसमें से अगर कॉस्ट ऑफ कलेक्शन को माइनस कर देते हैं तो उसको नेट प्रोसीड फिर बाद में हमारा निकलता है, ठीक है। तो जो नेट प्रोसीड का जो पैसा था वो स्टेट का शेयर वो 14th फाइनेंस कमीशन ने बढ़ा दिया था। तो यानी 14th फाइनेंस कमीशन ने ऑलरेडी जो 32 पहले दिया जाता था यानी जो भी टैक्स का पैसा है उसका 32% स्टेट को दिया जाता था, बट 14th फाइनेंस कमीशन ने 32 से इसको इंक्रीज़ करके 42% कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आप एग्जांपल लिख सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है नीति आयोग का, क्योंकि नीति आयोग का जो बनाया गया था 2014 में प्लानिंग कमीशन को हटा के उसका मेन गोल यही था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कैसे और ज़्यादा डेवलप करना है। तो एक तरह से नीति आयोग बेस्ट एग्जांपल माना जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो एम्पावर करता है स्टेट्स को कि उनके पास भी जो है
पावर है, उनके पास भी ऑटोनॉमी दी गई है कि वो वर्क कर सकते हैं और डेवलपमेंट ला सकते हैं द कॉपरेशन विद द सेंटर के साथ कॉपरेट करके वो भी एक पर्टिकुलर फील्ड में जो है उस तरह से उन्हें ऑटोनॉमी दे दी गई है, उन्हें पावर दे दी गई है कि वो भी काम कर सकते हैं और वहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करें तो यहाँ पे जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और जो स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट्स होता है उनके बीच में कैसा होता है, सॉरी यहाँ पे सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशन होता है वर्टिकल होता है, ठीक है। एंड जो डिफरेंट स्टेट्स जो होता है उनका रिलेशन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो इस केस में हम देखा जाता है जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है उसमें जो डिफरेंट स्टेट्स है वो कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ, सो दैट वो फंड को अट्रैक्ट कर सके और जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट कर सके, बिकॉज जो स्टेट अच्छे से काम करेगा उस पर्टिकुलर स्टेट को फिर इन्वेस्टमेंट भी अच्छी मिलेगी, फंड्स मिलेंगे, सो दैट वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अच्छे से कर सकें। तो रिसेंटली जो बहुत सारे हमें कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जो SDG इंडेक्स है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो इंडिया इंडेक्स है जिसे कौन फॉर्मुलेट करता है, नीति आयोग बनाता है। और नीति आयोग का जो मेन पर्पस था इस SDG इंडिया इंडेक्स को बनाने का वो यही था कि बेसिकली चेक किया जाए कि कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, जो SDG इंडेक्स में जो जो गोल्स लिखे हुए हैं उसको फुलफिल करने में, कि किस तरीके से हंगर को कम करना है, एजुकेशन को और ज़्यादा इंप्रूव करना है। तो आई होप आपको जो गोल्स हैं वो अच्छे से आपको पता हो, आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप यही लिख सकते हो कि किस तरीके से नीति आयोग ने जो बनाया था SDG इंडेक्स को, उसका मेन जो एम था यही था कि किस तरीके से कॉम्पिटिशन को क्रिएट किया जाए बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। एंड हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी जब इन गोल्स को फुलफिल करने के लिए काम करेंगे तो जो भी स्टेट बेस्ट काम करेगी उससे रैंकिंग उस हिसाब से मिलेगी, एंड फिर गवर्नमेंट के द्वारा उसे सपोर्ट दिया जाएगा, फिर फर्दर जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो उनको इन्वेस्टमेंट भी दी जाएगी, ठीक है। सेकंड आप एग्जांपल लिख सकते हो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है, और ये रैंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंकरेज करती है, कंपटीशन लेके आती है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फंड्स प्रोवाइड किया जाता है वो भी उन्हें उन पर्टिकुलर स्टेट्स को मिलता है जो अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। और कोई भी बाहर की कंपनी अगर मान लो आएगी इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो वो चाहेगी उन्हें ऐसे स्टेट में अपनी कंपनी को सेटअप करना है जहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ताकि उनका बिजनेस वहाँ पे आसानी से हो, टैक्स की भी जो भी कह सकते हैं कि कितना % टैक्स देना है वो भी ईजिली वहाँ पे जो भी इशूज़ है रिजॉल्व, बिकॉज बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं उनको मेन इशूज़ जो होता है टैक्स का ही होता है, ठीक है। नॉर्मली जो कंपनी है वो यही सोचते हैं कि हम ऐसी कंट्री में अपनी कंपनी सेटअप करें जहाँ पे कम से कम टैक्स देना हो। तो इस तरह के कुछ कह सकते हैं फ़ायदे उन्हें अगर मिलेंगे तब जाके वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे उस पर्टिकुलर स्टेट की तरफ, ठीक है। तो किस तरीके से स्टेट एक ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट कर पाती है अपने यहाँ पे जहाँ पे बिज़नेस को ज़्यादा इन्हांस कर सके, उसको काफ़ी ज़्यादा ईज़ कर सके, सो दैट उन्हें इन्वेस्टमेंट मिले, उनकी स्टेट में बहुत सारी कंपनियों को स्टैब्लिश किया जाए, एंड कंपनियाँ जितनी ज़्यादा उनके स्टेट में आएंगी उनके वहाँ के लोगों को उतना ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, उतना ज़्यादा स्टेट को रेवेन्यू भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये किया जाता है, जो कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एक बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल लिख सकते हो कि नीति आयोग ने लॉन्च किया था एक 115 डिस्ट्रिक्ट में एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को, एंड इस प्रोग्राम से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली कि किस तरीके से कंपटीशन को क्रिएट किया गया डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, एंड उनका जो मेन गोल था कि किस तरीके से जो मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है उसे कैसे हमें डेवलप करना है, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वहाँ के लोगों को और ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए उनके, ठीक है। तो इस तरह का प्रोग्राम जो नीति आयोग के द्वारा लाया गया था, एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जिन स्टेट्स ने काफ़ी अच्छा किया होगा उनको रैंकिंग उस हिसाब से मिली होगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत रैंकिंग, वाइब्रेंट गुजरात, रिसर्जेंट राजस्थान, ये सारे के सारे सम ऑफ दी अदर स्कीम्स है जो कि लॉन्च किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू एनकरेज द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है। स्वच्छ भारत रैंकिंग में भी आप देख सकते हो कि कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा अपने आप को क्लीन रख पाता है, जो क्लीन रखेगा उसको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से जो है पुरस्कार दिए जाएंगे, और उसकी इतनी वैल्यू की जाएगी कि बाकी स्टेट को भी एज एग्जाम्पल के तौर पर उससे देखा जाएगा कि भाई वो स्टेट अगर इतने अच्छे से क्लीनिंग चीज़ें रख सकता है तो हम क्यों नहीं रख सकते, ठीक है। इस तरह से वाइब्रेंट गुजरात है, रिसर्जेंट राजस्थान है, तो ये सारे स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को एनकरेज करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाती है थर्ड एस्पेक्ट की, जहाँ पे बोला गया था कन्फ्रंटेशन, ठीक है। तो कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बता सकते हो कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी लॉज हैं, ठीक है, जहाँ पे स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती हैं, उन लॉज के ऊपर अगर यूनियन गवर्नमेंट अगर जाके अपनी पावर को यूज़ करके वहाँ पे लॉ बनाएगा तो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आपने देखा था जो 3 फार्म लॉज के बिल पास किए गए थे, तो ऑल्दो वो स्टेट सब्जेक्ट था बट उसमें सेंटर ने लॉ बनाया, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला पूरी कंट्री में एक वाइड प्रोटेस्ट देखनी पड़ी जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, बिकॉज इस तरीके की चीज़ें होंगी तो आप सोच सकते हो डेमोक्रेसी के लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जो है कोऑर्डिनेट करते हैं और अच्छे से फिर उसको स्टडी किया जाता हो कि किस तरीके से फार्मर्स को किस तरीके से चीज़ें चाहिए, कि फार्मर्स को बेसिकली कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए कि उनको बेसिकली उनका जो
एम्प्लॉयमेंट है, उनके जो भी रेवेन्यू वहाँ से उन्हें मिलता है वो अच्छे से मिल सके, ठीक है। बिकॉज जो बिल्स लाए गए थे फार्मर्स के लिए लाए गए थे, ठीक है। तो अगर फार्मर्स को ये चीज़ पसंद नहीं आती तो फिर कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर पाती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि किस तरीके से अगर जब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी तरीके से अपनी स्फेयर में छोड़ के स्टेट लिस्ट में अगर जाके लॉ बनाता है तो क्या क्या चीज़ें उन्हें फेस करने को मिलती हैं। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो गवर्नर है, तो गवर्नर का जो ऑफिस है हमेशा डिबेट में लगा रहता है, बिकॉज गवर्नर को सेंटर का एजेंट माना जाता है। और जो भी बिल स्टेट गवर्नमेंट पास करती है तो गवर्नर क्या करता है, उन बिल को रिजर्व कर लेता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। एंड इस तरीके से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपने हिसाब से जो भी लॉज लाना चाहते हैं वो नहीं ला पाती, ठीक है। नेक्स्ट आप इशू लिख सकते हो कि जो आर्टिकल 370 को भी रिवोक किया गया था, तो उस केस में जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का छीन लिया गया था। तो उस समय भी हम कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिना स्टेट लेजिस्लेचर से उनसे पूछे, बिना वहाँ से कोई मतलब कह सकते हैं कंसेंट उनसे बिना लिए इस तरीके से काम किया गया था, ठीक है। तो यूनिलैटरली उन्होंने इस आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया बिना स्टेट असेंबली से कुछ पास किए बिना, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि किस तरीके से जो कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म होता है वो एक इफेक्टिव टूल की तरह काम करता है, जहाँ पे सेंटर के पास पावर होती है कि वो इफेक्टिवली चेक कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट की किस तरीके से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। तो उसको चेक करने का जो है एक तरह से पावर मिल जाती है हमारे पार्लियामेंट को, हमारी यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है। एंड उस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी बेसिकली सेंटर को पावर दी है कि आपको एक तरह से चेक एंड बैलेंस हमेशा करते रहना है कि जो स्टेट जो बेसिकली काम कर रही है वो सही कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। एंड लास्ट आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि जो हमारा इंडियन का जो फेडरलिज्म है वो यूनिक है, ठीक है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुआ है ओवर द ईयर्स, ठीक है। और ज़्यादा चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी कि हर ईयर जो है कुछ ना कुछ चेंजेस आए गए हैं और ज़्यादा कॉपरेशन देखने को मिली है। एंड ये कहीं ना कहीं रिवील करता है हमारा क्वाजी फेडरल नेचर इंडियन फेडरेशन का। इन 2017 में नीति आयोग ने एम्फेसाइज किया था, ठीक है। नीति आयोग इस चीज़ को लेके आई थी, कॉम्पिटिटिव कॉपरेशन फेडरलिज्म होना चाहिए। एंड दे बिलीव दैट कि ये कहीं ना कहीं डिफाइन करेगा जो रिलेशनशिप है सेंट्रल स्टेट का, ठीक है। तो इससे पहले भले ही हमारे सेंट्रल स्टेट के बीच के रिलेशन अच्छे नहीं थे, बट नीति आयोग जब इस 2017 में इस प्लान को लेके आई थी कि ज़्यादा ज़्यादा कॉपरेटिव कॉपरेशन होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एंड कॉपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं जो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन इसको और ज़्यादा रिफाइन करेंगे, ठीक है। कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, देयर बेसिक मोटिव इज द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन है, ठीक है। दोनों का मेन मकसद क्या है, डेवलपमेंट करना है। कोऑपरेटिव में यहाँ पे सेंट्रल स्टेट के द्वारा कॉपरेशन दिखाया जा रहा है, कॉम्पिटिटिव में स्टेट्स को कम्पीट किया जा रहा है ताकि आप अपने फंड्स के लिए अपने जो भी ऐसे पॉलिसीज लेके आओ ताकि आपको अच्छे से इन्वेस्टमेंट मिल सके, फंड्स मिल सके। तो ओवरऑल मोटिव इनका क्या है, नेशन को डेवलप करना है, ठीक है। जबकि हम कन्फ्रंटेशन फेडरलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इट रीइम्पोज द यूनिटरी बायस इन द वर्किंग ऑफ द फेडरेशन, यानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो यूनिटरी फीचर्स है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जो पावर है यहाँ पे सेंटर के पास पावर आ जाती है कि किस तरीके से चेक एंड बैलेंस करता है स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म है वहाँ पे सेंटर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखाया गया है, जबकि जो कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है इट कंटिन्यू टू एम्पावर द इंडियन स्टेट को एम्पावर कर रहा है और उनको हेल्प कर रहा है किस तरह से आप डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली जो आपका कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म है वो एक तरह से मतलब आपको बेसिकली इन दोनों को अगर आपको देखना होगा किस तरीके से दोनों काम कर रहे हैं, तो जो कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है वो तो स्टेट को एम्पावर कर रहे हैं, उनको ज़्यादा पावर दे रहा है कि किस तरीके से आप अपने यहाँ पे डेवलपमेंट ला सकते हो, सेंटर के साथ कॉपरेट करके कर सकते हो। दूसरी तरफ देखा जाए जो कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म है वो एक तरह से जो स्टेट की ऑटोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं रोक लगाते हैं, जहाँ पे सेंटर के पास पावर आ जाती है कि वो किस तरीके से चेक एंड बैलेंस करता है, सो दैट स्टेट जो है कोई भी आर्बिट्रली डिसीजन ना ले ले, कुछ भी ऐसा काम ना करें। तो उस केस में स्टेट के ऊपर थोड़ा चेक एंड बैलेंस करना सेंटर के द्वारा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म भी ज़रूरी है, ठीक है। ऑल द थ्री टुगेदर मतलब ये तीनों चीज़ें जो अगर साथ में मिलकर आएंगी तो एक बैलेंस क्रिएट करेंगी फेडरेशन। मतलब फेडरेशन का मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई सेंटर के पास ज़्यादा पावर आ जाए, और ये भी नहीं होना चाहिए कि स्टेट को इतनी पावर दे दो कि वो एक तरह से आर्बिट्ररी डिसीजन लेने लग जाएँ या फिर एक तरह से सेंटर की सुने ही ना, ठीक है। तो इसलिए तीनों जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे फेडरेशन को बैलेंस क्रिएट करेगी। एंड ये हेल्प करेगी कि इंडिया का जो फेडरेशन है वहाँ पर एक बेटर नेशन को डेवलप करें, एक सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को क्रिएट करें, ठीक है। जहाँ पे हर एक सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, जहाँ पे हर एक सिटीजन का डेवलपमेंट हो रहा है, नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है और सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस भी अच्छे हैं, तो इससे बेटर क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारी फेडरेशन का एक बैलेंस क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर में ये पॉइंट्स लिख सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है बेसिकली बात कर रहा है कि वेदर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो कि जुलाई 2018 में आई थी कैन सेटल द पॉलिटिकल टसल बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो ये आपको एग्जामिन करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे कि पार्लियामेंट जो है उसने बेसिकली 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया था 1991 में। एंड इस अमेंडमेंट ने जो एक आर्टिकल को इंसर्ट कर दिया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल था आर्टिकल नंबर 239AA, ठीक है।
और इस आर्टिकल के जो प्रोविज़न है वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है नेशनल कैपिटल दिल्ली उसके बारे में बात करता है। और ये जो आर्टिकल इंसर्ट किया गया इसमें कुछ न्यू प्रोविजंस ऐड किए गए जहाँ पे पॉलिटिकल टसल शुरू हो गई बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी दिल्ली उनके बीच में। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल था इसमें जो प्रोविजंस थे वो कहीं ना कहीं जो डेली फंक्शंस थे गवर्नमेंट के, जैसे किस तरह से बिजनेस चलाना है, किस तरीके से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस है उसको फॉलो करना है, कंट्रोल जो होगा ब्यूरोक्रेटिक मशीन में किसका होगा, तो इस सब चीज़ों में इफेक्ट डाल रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्हें भाई ऑब्जेक्शन हुआ कि भाई इस आर्टिकल से तो हमारी जो पावर है वो छिनने जा रही है, दिल्ली गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं मिल पा रही है कि वो काम कर पाए अच्छे से, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं उसके पास ज़्यादा पावर आ रही है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर आना मीन्स सेंटर के पास पावर आना। तो इस तरीके से ये टसल देखने को मिली थी। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बेसिकली कैसा वर्डिक्ट दिया था। तो ये जो मैटर था वो बेसिकली 5 जज बेंच जो था उनके पास गया, जिसको हेड करे थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दे कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड मस्ट टेक एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो यानी कि एड एंड एडवाइस तो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लेनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि जो गवर्नर है अपने हिसाब से काम करे। ठीक है, तो ये पहला उन्होंने वर्डिक्ट दिया। सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिस्टोर्ड द प्राइमरी रोल प्लेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, और जो सबसे पहला जो रोल वहाँ की गवर्नमेंट के पास था एज ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो उस रोल को उन्होंने रिस्टोर करा कि भाई नहीं, सेंटर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है उनका भी रोल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल द डिसीजंस जो लिए जा रहे थे बाय द दिल्ली के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ कम्युनिकेट करना जरूरी है। ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन हिज कॉन्करेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बट इसका मतलब नहीं है कि उस केस में गवर्नर की कॉन्करेंस इज रिक्वायर्ड होगी, यानी गवर्नर की हाँ के बिना भाई ऐसा मतलब कल को दिल्ली की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, चलो उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर को बता दिया, बट अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की राजी नहीं हुआ है फिर उसने सहमति नहीं दी तो इसका मतलब ये नहीं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो काम नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है हैज़ नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, ऑब्वियसली कोई भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है, टू टेक डिसीजन एक्सेप्ट इन द मैटर्स अंडर आर्टिकल 239 और मैटर्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया कि जो एक्सेप्ट फॉर इशूज़ ऑफ पब्लिक ऑर्डर, क्योंकि जो पब्लिक ऑर्डर है पुलिस एंड लैंड हाउस केस में सेंटर के पास पावर आ जाती है, तो उस केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो उसमें ये एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कि कोर्ट ने कहा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है कैन नॉट एक्ट एज अ ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एंड कैन रेफर इशूज़ टू द प्रेसिडेंट ओनली इन एक्सेप्शनल मैटर्स एंड नॉट एज अ जनरल रूल, यानी कि ऐसा नहीं कर सकता कि हर बार जो भी बिल दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया जा रहा है तो उस हर पर्टिकुलर बिल को वो एज अ प्रेसिडेंट को रेफर कर देना। जो चीज़ प्रेसिडेंट को रेफर करनी है वो एक एक्सेप्शनल मैटर्स में ही करना है, यानी आप ऐसा उसको जनरल रूल बना दो कि भाई जो भी बिल आ रहा है उसको प्रेसिडेंट को ही दे दो। नहीं, अगर इस तरीके से करोगे तो कहीं ना कहीं डिले आएगा और पर्टिकुलर बिल जो पास करना चाहती है गवर्नमेंट वो नहीं कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि गवर्नमेंट नीड नॉट ऑब्टेन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कॉन्करेंस इन एवरी इशूज़ ऑफ डे टू डे गवर्नेंस, यानी डे टू डे गवर्नेंस के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है दिल्ली की उन्हें ज़रूरी नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर से सहमति लेना। ठीक है, तो ये कहा गया। नेक्स्ट कहा गया कि जो नेशनल कैपिटल है हमारी दिल्ली वो इंजॉय करती है एज ए स्पेशल स्टेटस बट इट इज़ नॉट अ फुल स्टेट। ठीक है, तो एक स्पेशल स्टेटस उससे मिला है बट एक फुल स्टेट नहीं है। ठीक है, हैंस द रोल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट का काफ़ी डिफरेंट हो जाता है गवर्नर से, बिकॉज बाकी स्टेट्स आप देखोगे तो वहाँ पे जो गवर्नर की रोल्स है आप उस रोल को लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ इक्वेट नहीं कर सकते, बिकॉज बाकी जो स्टेट है वैसे फुल स्टेट की तरह काम करते हैं, इसलिए वहाँ के जो गवर्नर है उनको पावर से लगती गई है। बट हमारा जो दिल्ली है वो एक स्पेशल स्टेटस की तरह काम करता है, और उस स्पेशल स्टेटस में आप देख सकते हैं उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके रोल आपको डिफरेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि इस तरीके से कोई यूनियन जो है एक पर्टिकुलर आर्टिकल को ऐड करके इस तरह से चेंजेस नहीं ला सकती है। ठीक है, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर होता है कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ और कह रहा है और जो गवर्नमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट है वो कुछ और कह रही है, तो दे शुड एक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ उन्हें एक्ट करना पड़ेगा और ट्रस्ट करना पड़ेगा दूसरे पे कि वो किसी तरीके से सहमति अपनी जनरेट करे और उस पर्टिकुलर चीज़ को बेसिकली पास ऑन करे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में देखने को मिली। अब मेन चीज़ ये है कि अगर आप लिखना चाहते हो कि किस तरीके से जो वर्डिक्ट आया वो क्यों सिग्निफिकेंस रखता है, बिकॉज हमारा जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मॉडल है, ठीक है, जहाँ पे हमने देखा है कि जो हमारा कलेक्टिव उसको सुप्रीम माना है, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिफ्लेक्ट करता है विल ऑफ द कलेक्टिव, क्योंकि उनको हमने बेसिकली इलेक्ट करके भेजा है तो उनके पास भी इतनी विल पावर होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से काम कर सके, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मॉडल है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जो कि कहीं ना कहीं इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट की कैबिनेट की यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कि किस तरीके से कैबिनेट कुछ भी काम करेगी तो वो रिस्पॉन्सिबल होगी लेजिस्लेचर को वो बेसिकली आंसर्स दे सकती हैं। ठीक है, फिर हम बात करें इफ़ अ वेल डिलिब्रेटेड लेजिस्लेटिव डिसीजन जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इज नॉट गिवन इफेक्ट देन द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड स्टैंड नेगेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके द्वारा जो डिसीजन दिया जाता है उनकी रिस्पेक्ट करना हमें ज़रूरी है। एंड इस हिसाब से अगर मान लो कुछ गलत वो कर रही हैं तो आप उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हो, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बट इस तरीके से आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे काम नहीं कर पाएगी। ठीक है,
एंड हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिया है कि जो हमारी दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक मेन अथॉरिटी है, बिकॉज वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है लोगों के द्वारा चुनी आई है, तो उनको आसानी से उन्हें काम करने देना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से सारा का सारा कंट्रोल सेंटर अपने पास रख ले तो वो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरीज़ की तरह नहीं है जहाँ पे सेंटर अपने एडमिनिस्ट्रेटर को भेजता है, ठीक है। वो एक स्पेशल स्टेटस वाला स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे लोग बाकायदा जो है इलेक्शन करवाते हैं, फिर जाके अपनी जो गवर्नमेंट है उनको वहाँ पे भेजते हैं, सो दैट गवर्नमेंट वहाँ पे अपने हिसाब से जो है काम कर सके, ठीक है। एंड जो कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती है ओवर द आर्बिट्री विदहोल्डिंग ऑफ कैबिनेट डिसीजंस, वो कहीं ना कहीं एंड हो चुकी थी, ठीक है। एंड बेसिक मैसेज जो गया था वो यही था कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है कैन नॉट बी अंडरमाइंड बाय एन अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। यानी जो अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कह सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उससे कहीं ना कहीं वो नीचे नहीं मानी जाएगी। इलेक्टेड गवर्नमेंट का अपना ही एक अहदा है और वो उस हिसाब से काम करेगी। यानी डे टू डे बिजनेस करने के लिए उससे बार बार लेजिस्लेटिव मतलब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, उससे मतलब कॉन्फ्रेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। एंड ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैज़ बीन इंक्रीजिंगली एम्फेसाइज्ड इन रिसेंट ईयर्स में से एम्फेसाइज किया जा रहा है एंड इट हाईलाइट द ड्रॉबैक्स इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड एक्सटेंड टू विच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वुड आंसर द शॉर्टकमिंग्स। तो आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले बताओगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक कंसेप्ट है फेडरलिज्म का जहाँ पे यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट जो है बेसिकली साथ में मिलकर कॉपरेशन करती है, कलेक्टिवली डिसीजन लेती है, अपनी प्रॉब्लम्स को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सॉल्व करती है, ठीक है। बट आपको देखने को मिलेगा हमारा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर। जो पोजीशन है गवर्नर की या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर की, वो कहीं ना कहीं माना जाता है कि सेंटर का एजेंट है। एंड उस हिसाब से वो देखा जाए तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जो स्टेट है डज नॉट हैव एनी से नाइदर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ किस तरीके से मतलब गवर्नर का अपॉइंटमेंट करना है, किस तरीके से गवर्नर का रिमूवल करना है। उस केस में अगर हम बात करें कि स्टेट की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती है, ठीक है। और रिसेंटली आपको देखने को मिले था कर्नाटका और दिल्ली के केस में किस तरीके से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और जो गवर्नर है उनके बीच में आपको कॉन्ट्रवेंशन देखने को मिलती है, यानी इश्यूज़ देखने को मिलते हैं कि एक तरफ जो गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनके पास पावर होनी चाहिए थी, किस तरीके से वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, उन्हें ऑटोनॉमी देनी चाहिए थी। और दूसरी तरफ जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं गवर्नर को इतना पावरफुल बना देता है जिसके हिसाब से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है जैसे काम नहीं कर पाती, ठीक है। तो एक तरह से पहला ड्रॉबैक हम कह सकते हैं। सेकंड आप लिख सकते हो कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, तो मेनली जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है दे रिक्वायर सेटिंग अप ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए फॉर इंप्लीमेंटेशन करने के लिए और फंड को फ्लो करने के लिए, ठीक है। बट हम कहीं ना कहीं देखते हैं ये जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं बाईपास कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को एंड अंडरमाइन कर रहा है उनकी अथॉरिटी को, और ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लाके जो स्टेट की जो अथॉरिटी थी उसको आप बाईपास करके जा रहे हो, ठीक है। और रिसेंटली एग्जाम्पल में देख सकते हो जो टशल देखने को मिली थी बिटवीन उड़ीसा एंड द यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली फंडेड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो ये योजना थी जो कि सेंट्रली द्वारा फंडेड की जा रही थी कहाँ पे, उड़ीसा में। तो उस समय जो है उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है और जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। एंड इट इज़ ओवर स्टेट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम सेंट्रली, बिकॉज वहाँ पे उड़ीसा के द्वारा भी एक स्टेट द्वारा उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनके द्वारा भी एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चलाई जा रही थी और दूसरी तरफ सेंटर के द्वारा जो है पीएम मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाया जा रहा था। तो इस केस में जो है किसकी स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, क्या करना है, तो उस केस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो ऐसी जो स्कीम होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उसको बाईपास करके जो है इस तरीके से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का यहाँ पे हमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ आती है उस इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए सेंटर जो है किस तरीके से लॉ बनाता है स्टेट फील्ड में, तो ये भी कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को तोड़ती है। इसके अलावा आफ्सपा है कि जो सेंटर की जो फोर्सेस है किस तरीके से स्टेट में डिप्लॉय की जाती है। एंड देन आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंशियल रूल है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो हमारा एग्जिस्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करने का काम करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किस तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हमारा जो जैसे कि हमने देखा था कि जो प्लानिंग कमीशन था जो कि काफ़ी टाइम से काम कर रहा था, बट बाद में जब इसको रिप्लेस किया गया नीति आयोग के द्वारा, तो नीति आयोग एक तरह का पॉलिसी थिंक टैंक था, ठीक है। एंड इट इन्हेंस द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करने में उन्होंने काम किया था कि जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर सकें और जो भी उनका कॉमन इंटरेस्ट वाला एरिया होगा वहाँ पे दोनों आसानी से अच्छे से काम कर सके, ठीक है। एंड गवर्नर जो है बेसिकली आज उन्हें कहा गया कि भाई आप एड एंड एडवाइस में काम करोगे जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यानी आप यहाँ पे अपनी आर्बिट्री पावर को यूज़ नहीं कर सकते, जो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इन्हेंस कर रहा था, ठीक है। सिमिलरली जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम थी उन्होंने रिड्यूस कर दी ड्रास्टिकली टू लेट टू एंड मोर फ्रीडम टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो यानी पहले जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम इतनी ज़्यादा आती थी जो कहीं ना कहीं स्टेट को काम करने नहीं देती थी, अब देखने को मिलेगा कि उसका जो उस स्कीम्स को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया है। स्टेट को ज़्यादा फ्रीडम दी गई है कि वो उन सेक्टर्स के ऊपर अच्छे से काम करें और खुद वो स्कीम लेके आए वहाँ पे अच्छे से उसे इम्प्लीमेंट करें।
नेक्स्ट है कि इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया गया आर्टिकल 263 के तहत, जिसने रिवाइव कर दिया जो भी कन्फ्लिक्ट या फिर जो भी कन्फ्यूजन था स्टेट और सेंटर के बीच में, तो वो कम करने की उन्होंने कोशिश की है, ठीक है। बिकॉज आपकी जो कमीशंस आई थी, जैसे पुंची कमीशन, सरकारी कमीशन, उन सब में ने भी इसी चीज़ पर जोर दिया था कि इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए, ठीक है। देन आप लिख सकते हो कि जो म्यूचुअल कॉपरेशन की ज़रूरत है टू टैकल करने के लिए इशूज़ लाइक सच एज आस्था, ग्लोबलाइजेशन, टेररिज्म, तो इन सब इशूज़ पे हम कह सकते हैं पूरी नेशन की सिक्योरिटी का खतरा है, ठीक है। अगर नेशन की सिक्योरिटी की अगर बात होगी तो उस समय सेंट्रल स्टेट दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, म्यूचुअली अपनी कॉपरेशन दिखानी चाहिए कि इन इशूज़ को कैसे टैकल करना है, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो कि जो रिसेंटली नीति आयोग ने की जो गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई थी, जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने एक आइडिया पे काम किया था कि हम वो मिलके काम करेंगे सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसको अचीव कर सकें, ठीक है। बिकॉज इंडिया को टारगेट्स मिले गए हैं कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना है, तो उसको पूरा करने में स्टेट गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो उसमें ज़रूरी था कि दोनों साथ में मिलकर काम करें, और इसीलिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में ये चीज़ बोली गई कि यहाँ पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा इस एरिया में, ठीक है। और उन्होंने काफ़ी सारे इश्यूज़ में डिस्कस किया था कि कैसे इंडिया को टीबी फ्री करना है, कैसे हमें मनरेगा को और ज़्यादा प्रमोट करना है, ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट होते हैं प्रमोशन टू मनरेगा, और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उनका कैसे डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हो पाई है बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। तो ऑल तो पहले हमारे यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, बट नीति आयोग जब से ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म लेके आया, उसने काफ़ी सारे चेंजेस हमारी इंडियन पॉलिटी में देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारे पॉइंट्स लिख के अपने इस आंसर को अच्छे से कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने चारों आंसर्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, एंड आई होप आपको कुछ पॉइंट्स अगर अच्छे लगे हो तो आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।